प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत है आपका बीए सेकेंड ईयर पॉलिटिकल साइंस क्लास में। पॉलिटिकल साइंस विषय का जो आपका सेकंड पेपर है भारतीय राजनीति व्यवस्था, उसके फिफ्थ चैप्टर पर हम डिस्कस कर रहे हैं। चैप्टर आप देख पा रहे हैं, संघीय व्यवस्था एवं केंद्र राज्य संबंध। तो विद्यार्थियों, संघीय व्यवस्था पर हमने बात की, केंद्र राज्य संबंधों की शुरुआत भी हमने पिछले वीडियो के माध्यम से की थी। और पिछले वीडियो में हमने केंद्र राज्य संबंधों के बारे में कुछ पृष्ठभूमि, कुछ बेसिक बातें करी, और फिर उसके बाद हमने केंद्र राज्य विधायी संबंध, ठीक है, उस पर हमने डिटेल से बात की। आज इस वीडियो में हमने जो पिछले वीडियो में केंद्र राज्य विधायी संबंधों की बात की थी, उसको एनालिसिस करेंगे, मतलब उसको उसका जो एनालाइज करेंगे, उसका पूरा विश्लेषण करेंगे कि संविधान में जो केंद्र राज्य विधायी संबंधों की बात की गई है वो वास्तव में क्या उसके पक्ष हैं, ठीक है। तो उसका जो पूरा विश्लेषण है उस पर हम करें केंद्र राज्य विधायी संबंधों का। उससे पहले जो पिछले वीडियो या उससे पहले सारे वीडियो जो रिकॉर्ड किए गए हैं, तो वो आप इस चैनल की प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। वहाँ आपको एक प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वहाँ क्रमबद्ध और व्यवस्थित तरीके से आपको सारे वीडियो मिल जाएंगे, वहाँ आपको जाकर देखना चाहिए। उसका जो लिंक है आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। न केवल सेकेंड ईयर बल्कि फर्स्ट ईयर, थर्ड ईयर, सारे वीडियो सब आपको प्लेलिस्ट में जाके वहाँ क्रमबद्ध व्यवस्थित रूप से मिल जाएंगे। तो आइए आज के इस टॉपिक की शुरुआत करते हैं, और अब हम बात करते हैं कि केंद्र राज्य विधायी संबंधों की जो हमने पिछले वीडियो में चर्चा करी, उसका आइए विश्लेषण करते हैं। विद्यार्थियों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि केंद्र राज्य और विधायी संबंधों का विश्लेषण हम करें तो सामान्य उसको हम दो भागों में डिवाइड करके हम बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। एक तो सैद्धांतिक रूप से, ठीक है, जो केंद्र राज्य विधायी संबंधों का सैद्धांतिक आधार पर विश्लेषण, मतलब जो संविधान में अब दिए गए प्रावधान है ना, उसके आधार पे कि वास्तव में हमें क्या लगता है, ठीक है। और दूसरा जो व्यवहारिक आधार पर विश्लेषण कि बेसिकली व्यवहार में क्या स्थितियां हैं जो संविधान के जो सैद्धांतिक प्रावधान दिए गए हैं उनके अनुसार। तो दोनों ही आधारों पर हम जो डिटेल से डिस्कस करेंगे, चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले तो लेकिन हम बात करेंगे जो सैद्धांतिक आधार पर विश्लेषण करेंगे कि विश्लेषण के बाद क्या कुछ प्रमुख निष्कर्ष निकल के आते हैं केंद्र राज्य विधायी संबंधों की जब हम बात करते हैं तब। विद्यार्थियों, ये कुछ पॉइंट आप सामने देख पा रहे हैं, इनके आधार पे हम इस पूरे टॉपिक को एनालाइज करेंगे कि केंद्र राज्य विधायी संबंधों की जो बात हमने पिछले वीडियो में डिटेल से की थी, वहाँ हमने समझा था कि क्या क्या संविधान में प्रावधान किए गए हैं, किस किस आधार पे केंद्र राज्य विधायी संबंध तय होते हैं, ठीक है। तो उनसे कुछ प्रमुख जो बातें निकल के आती हैं, आप आइए उसका विश्लेषण हम इन पॉइंटों के माध्यम से, एक एक पॉइंट के माध्यम से करते हैं। सबसे पहला पॉइंट आप देख पा रहे हैं कि संघ को, केंद्र को राज्य से अधिक शक्तियां, ठीक है। जाहिर सी बात है, हमने बात की थी कि शक्तियों का जो विभाजन वहाँ किया गया है, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, अवशिष्ट विषय, उन सब में अगर हम देखें तो केंद्र को ज़्यादा शक्ति दी गई है। मतलब कहीं न कहीं संघीय व्यवस्था का मॉडल अपनाया गया है, लेकिन एकात्मकता देखने को मिलती है, क्योंकि संघ सूची पर केंद्र को कानून बनाने का अधिकार है। तो पहली बात तो संघ सूची में ही पहले बहुत सारे विषय दिए हैं, 97 विषय मूल रूप से दिए गए थे, ठीक है। राज्य सूची में जो विषय दिए गए थे उस पर यद्यपि कानून जो केंद्र राज्यों को दिए गए हैं बनाने की शक्ति, राज्य बना सकते हैं उस पर कानून, लेकिन आपको पता है कि कुछ ऐसी व्यवस्थाएं भी दी गई थी जो मैंने 5 परिस्थितियां बताई थी। उन परिस्थितियों में केंद्र भी राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है, तो वहाँ भी केंद्र का प्रभुत्व हो गया। समवर्ती सूची में भी यद्यपि राज्य भी कानून बना सकते हैं, केंद्र भी बना सकते हैं, लेकिन केंद्र का कानून ही प्रभावी होगा, वो मान्य होगा अगर टकराव होता है तो केंद्र और राज्यों में, तो वहाँ भी केंद्र का प्रभुत्व हो गया। अवशिष्ट विषय भी केंद्र को दिए गए हैं, अगर ऐसा कोई विषय आता है तो उस पर भी कानून केंद्र बनाएगा। तो कहने का मतलब यहाँ केंद्र को ज़्यादा शक्तिशाली बनाया गया है, ज़्यादा प्रभुत्व स्थापित किया गया है इन पूरे विधायी संबंधों की हम बात करें जो विभाजन किया गया है, ठीक है। दूसरा जो आप देख पा रहे हैं कि समवर्ती सूची पर केंद्र को प्राथमिकता। अब समवर्ती सूची के द्वारा कहने को तो राज्यों को भी अधिकार दे दिया गया है, लेकिन वास्तव में वहां प्राथमिकता किसको दी है? केंद्र को ही दी है। तीसरा, अवशिष्ट विषयां केंद्र के पास। अवशिष्ट विषय
ठीक है, आपको पता है वैसे तो संघीय मॉडल में अवशिष्ट विषय राज्यों के पास होते हैं। अगर हम बात करें जैसे अमेरिका में, हाँ प्योर संघीय मॉडल है, फेडरलिज्म है, लेकिन वहाँ अवशिष्ट विषय राज्यों को दिए गए हैं, लेकिन हमारे यहाँ अवशिष्ट विषय किसको दिए हैं? केंद्र को दी गई है। ठीक है, तो एक ये बात है, तो यहाँ भी केंद्र प्रभावी हो जाता है। नेक्स्ट आप देख पा रहे हैं कि संसद को, ये देखो बहुत महत्वपूर्ण बात है कि संसद को किसी भी राज्य की समाप्ति, सीमा एवं नाम में परिवर्तन का अधिकार। देखिए अगर मान लीजिए अगर किसी जो राज्यों को अपने क्षेत्र में, ठीक है, क्षेत्र उनको शक्तियां दी गई हैं, लेकिन अगर राज्यों की सीमा में कोई परिवर्तन करना हो, राज्यों के नाम में कोई परिवर्तन करना हो, अगर दो राज्यों को मिलाकर एक राज्य बनाना हो या एक राज्य को टुकड़े करके दो राज्य बनाना हो, अगर उनकी क्षेत्र, सीमा, नाम उनमें कोई परिवर्तन करना हो तो वो राज्य नहीं कर सकते हैं विद्यार्थियों। वो पावर संविधान ने केंद्र को ही दी है। तो ये भी बड़ी महत्वपूर्ण बात है। तो यहाँ भी केंद्र राज्यों को अपने ही स्ट्रक्चर को चेंज करने में केंद्र की तरफ ताकना पड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट आप जो देख पा रहे हैं कि केंद्र को विशिष्ट परिस्थितियों में राज्य सूची पर कानून बनाने का अधिकार। विशिष्ट परिस्थितियां बताई थी मैंने, 5 परिस्थितियां बताई थी, वहाँ पिछले वीडियो में आप जाके देख सकते हैं कि वहाँ जो केंद्र सरकार उन 5 परिस्थितियों में कानून बना सकती है राज्य सूची के विषय पर भी। तो ये भी बड़ी महत्वपूर्ण बात है। ठीक है, उसके अलावा 6ठा पॉइंट आप देख पा रहे हैं कि समय समय पर विभिन्न संविधान संशोधन के द्वारा भी संसद की जो विधायी शक्ति के द्वारा वो राज्य सूची एक तरह से में कानून बना सकती है। कैसे? क्योंकि वो उसमें कोई संशोधन भी कर सकती है। जैसे मान लो हुआ भी कि राज्य सूची में मैंने आपको बताया था कि वहाँ 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत कुछ विषय हैं वो राज्य सूची से संवर्ती सूची में लाकर उसको शिफ्ट कर दिया गया है। तो उससे फिर वो पावर किसके पास आ गई? केंद्र के पास। जैसे शिक्षा है, माप, नाप, तोल, अब ये वो पावर वैसे तो राज्य सूची के थे लेकिन वो विषय संवर्ती सूची में। तो विधायी जो शक्तियों है, विषय हैं, उनको में भी परिवर्तन केंद्र कर सकता है। तो इस आधार पे भी जैसे उदाहरण 24वां संविधान संशोधन में ऐसा किया गया, 42वां संविधान संशोधन किया गया। ठीक है, तो ये कुछ सैद्धांतिक जो निष्कर्ष निकल के आते हैं पूरे केंद्र राज्य संबंधों की विद्यार्थियों हम बात करते हैं। तो ठीक है, अब नेक्स्ट केंद्र राज्य विधायी संबंधों का व्यवहारिक आधार पर विश्लेषण। ठीक है, आइए देखते हैं। देखिए विद्यार्थियों, हमने सैद्धांतिक आधार पर यद्यपि देख लिया कि केंद्र ज़्यादा प्रभावी है, केंद्र ही प्रभावी है। बहुत सारी व्यवस्थाएं हैं कि केंद्र हर तरीके से राज्य सूची पर भी कानून आ सकता है, संवर्ती सूची पर भी, अवशिष्ट विषय पर भी, संघ सूची पर भी। तो व्यवहारिक स्थिति वास्तव में क्या है, मतलब क्या केंद्र ऐसा करता है? आइए देखते हैं। ये कुछ बातें आप देख पा रहे हैं कि देखिए केंद्र की जो विधायी शक्ति है, ये बात आपके दिमाग में आ सकती है विद्यार्थियों कि फिर ये विभाजन किया ही क्यों गया है? जब सारी शक्तियां संविधान निर्माताओं को केंद्र को देनी थी तो फिर ऐसा किया ही क्यों गया है? देखिए, लेकिन यहाँ पर आपको पता है हमने संघीय व्यवस्था जब पढ़ी थी तो वहाँ भी आपने भीमराव अंबेडकर जी की वो बात पढ़ी थी कि हमारे यहाँ पर जो संघीय व्यवस्था वो वैसी नहीं है अमेरिका जैसी कि वहाँ जहाँ कोई सहमति का परिणाम है राज्य और केंद्र के, राज्यों के बीच सहमति का परिणाम नहीं है केंद्र या संघीय व्यवस्था। ठीक है, तो हमें केंद्र को सशक्त ही बनाना था, संविधान निर्माताओं की भावना ये थी। उसके बहुत सारे रीजन थे क्योंकि भारत एक इतना बड़ा देश, इतना विविधता वाला देश, इतनी संस्कृति, इतनी भाषाएं और फिर इतना, तो कोई एक भारत की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने के लिए, ठीक है, तो ये व्यवस्था इसलिए की गई थी भाई समय की आवश्यकताओं और परिस्थितियों से निपटा जाए। अगर मान लीजिए केंद्र को अगर इतना पावर नहीं दिया जाता तो हो सकता है कि भारत के आज कई टुकड़े हो चुके होते हैं, मतलब तो आगे समय की परिस्थितियों की जो समय की आवश्यकता और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए ही ये ऐसा किया गया था कि केंद्र को ज़्यादा सशक्त बनाया गया, केंद्र की शक्तियों को अधिक विस्तृत किया गया था। ठीक है, तो अब दूसरी बात, यद्यपि केंद्र संविधान निर्माताओं ने तो केंद्र को सशक्त बनाया ही बनाया है, लेकिन फिर केंद्र ने अपनी शक्तियों को और बढ़ा लिया है उन पावर्स को यूज करते हुए जो संविधान निर्माताओं ने केंद्र को दी है। हालांकि बात ये सही है, लेकिन विद्यार्थियों अगर हम व्यवहारिक दृष्टि में देखें तो आज भी ऐसा नहीं है कि पूर्ण ही प्रभुत्व केंद्र का है। राज्य भी अपने मामलों में वो स्वतंत्र है और आज जो राज्य सरकारें हैं वो अपने क्षेत्र में वो इतनी कमज़ोर नहीं है जितनी हमें यहाँ दिखाई दे रही है सैद्धांतिक रूप से। वास्तव में राज्य भी स्वतंत्र रूप से
काम करते हैं और कर रहे हैं। आप देख भी पा रहे हैं कि ऐसा कोई नहीं कि बहुत ज़्यादा कोई टकराव राज्यों के साथ केंद्र का होता हो। यहाँ ठीक है, वहाँ ऐसी स्थिति आती है जहाँ विपक्षी सरकारें, मतलब केंद्र में अलग पार्टी की सरकार हो, राज्य की अलग पार्टी की सरकार हो, तो वो भी एक राजनीतिक कारण से या दलीय कारण से वो एक अलग बात होती है। बाकी जो कोशिश यहाँ हमारे यहाँ यही की जाती है कि एक सहकारी संघवाद स्थापित किया जाए, केंद्र और राज्य मिलकर ही जो पूरे जो व्यवस्था को चलाते हैं, और उतने निर्बल भी नहीं है जितने सैद्धांतिक तौर पर राज्य दिखाई देते हैं। ठीक है, और संविधान ने भी उतना निर्बल तो नहीं किया है, कम से कम उनको भी अपने क्षेत्र में शक्तियां दी है। तो कुल मिला के निष्कर्ष अगर हम देखें तो ये निकलता है, अगर पूरा जो विश्लेषण करें हम केंद्र राज्य विधायी संबंधों को, कि ठीक है केंद्र को सशक्त बनाया गया है, लेकिन राज्य भी उतने निर्बल नहीं है, कमज़ोर नहीं है, वो भी अपने क्षेत्र में वो कार्य कर सकते हैं और कर भी रहे हैं। हाँ, ये है कि केंद्र को बिल्कुल सशक्त बनाया गया है, शक्तिशाली बनाया गया, और उसका रीज़न मैंने आपको बताया, क्योंकि भारत एक अलग तरह का देश है, इतना विशाल देश है, और भारत की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने के लिए कोई ऐसी जो रिस्क संविधान निर्माता नहीं लेना चाहते जिससे कि कोई राज्य ये कहे कि हम भारत से अलग हो जाएं। सपोज करो अगर भारत के संविधान में ऐसा कोई व्यवस्था होती कि राज्य को ये पास पावर होता राज्य के ऊपर कि वो चाहे तो भारत से अलग हो सकते हैं, तो क्या आप कल्पना कर सकते हो, क्या ऐसा हो सकता था कि आज, मतलब जिस समय वो जो ज्योग्राफिकल स्थिति वाला भारत उस समय था वो भी आज है, तो आज ऐसा होता? आज भारत के कई टुकड़े हो जाते अगर मान लीजिए ऐसी व्यवस्था संविधान में होती कि कोई राज्य भारत से अलग हो सकता है। बहुत कोशिशें हुई, बहुत सारे राज्यों ने आंदोलन किए, कई आंदोलन चल भी रहे हैं, चलते रहे हैं, लेकिन सब आंदोलन समाप्त हुए क्योंकि संविधान में ऐसा कोई व्यवस्था नहीं है। तो ये भारत की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने के लिए ही ऐसा किया गया था कि केंद्र को ज़्यादा सशक्त बनाया जाए। तो कुल मिला के केंद्र राज्य विधायी संबंधों पर हमने काफ़ी बात करी, पिछले वीडियो में हमने पूरा उनको देखा, संवैधानिक प्रावधान देखे, यहाँ पर हमने उसका पूरा विश्लेषण किया। अब विद्यार्थियों, नेक्स्ट जो वीडियो में हम बात करेंगे केंद्र राज्य प्रशासनिक संबंधों की। बस आज के लिए तो खैर इस वीडियो में इतना ही। आशा है केंद्र राज्य संबंधों को लेकर कोई प्रश्न आता है तो आप आराम से अटेंड करेंगे और आपके समझ में भी आ गया होगा। अंत में बस आपसे यही अपील कि आप स्वयं भी इनका लाभ उठाएं, अधिक से अधिक छात्र छात्राओं को साझा करें, और सारी वीडियो आप क्रमबद्ध और व्यवस्थित तरीके से प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। वहाँ अब तक अगर आपने पहले की वीडियो नहीं देखे तो पूरे विषयों को अगर सही तरीके से आपको समझना है, पूरे पेपर को देखिए, कंपटीशन एग्जाम की दृष्टि से ये पेपर आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, और मेरा जो पूरा उद्देश्य है उस पर भी फोकस कर रहा हूँ मैं कि जो कंपटीशन एग्ज़ाम जो आगे आपके देने हैं तो उसकी भी आपकी तैयारी साथ ही साथ होती रहे। तो विद्यार्थियों, बस आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।